वेस्ट बंगाल के रहने वाले रमेश मजूमदार अपने घर से कोई 1500 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी शहर में रेलवे के एक सरकारी पद पर काम कर रहे थे। इनकी फैमिली अभी भी गांव में ही रहती थी। अब कुछ महीने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं अपने परिवार को अपने साथ रखूंगा और इसी सिलसिले में रमेश जी एक कमरा ढूंढते हैं अपने लिए। यहाँ कमरा तो सस्ते में मिल गया, पर ओनर ने 2 महीने का एडवांस अपने पास रख लिया था। फिलहाल रमेश को अपनी फैमिली के साथ रहते हुए कोई 1 महीने ही बीते थे और उस कमरे और मकान मालिक ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोस्त, बीच में मकान मालिक ने ये भी बोला कि तुम 10-15 दिन के लिए अपने गाँव चले जाओ, पर रमेश ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी ना भाई, जिसको सुन के आपका खून 100 ग्राम तो जरूर सूख जाएगा। ये 1987 की एक बहुत ही क्रिपी स्टोरी है जो हमारे साथ शेयर किया है सार्थक भाई ने। मैं एक बार और बोल देता हूँ, ये कहानी सच में आपका खून सुखाने वाली है। फिलहाल आप सार्थक द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं और सार्थक भाई ने मेरे से बोला कि भैया मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। तो ऑब्वियसली जो रियल नेम है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रमेश जी हरियाणा के रेवाड़ी शहर के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे। रमेश जी की फैमिली में इनकी वाइफ और 2 बेटे थे। सार्थक इनमें से बड़ा बेटा था और उसका एक छोटा भाई था। रेवाड़ी में कुछ दिन जॉब करने के बाद 1987 में रमेश जी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। इस टाइम पर सार्थक भाई 4 साल के थे और उनके भाई की उम्र 2 साल थी। तब रमेश जी ने सोचा कि क्यों ना फैमिली को भी दिल्ली बुला लिया जाए। एक तो इनका खाने पीने का भी शॉर्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर सार्थक की स्कूलिंग भी स्टार्ट होनी है। दिल्ली में अच्छे स्कूल्स हैं। यही सब चीजें सोच के रमेश जी ने यहाँ घर ढूंढना स्टार्ट किया और दिल्ली के गांधीनगर में फाइनली इनको एक कमरा मिल जाता है। वो कमरा थोड़ा सा छोटा तो था पर सस्ते में मिल गया इनको काफी। और ये कमरा लेने का एक कारण और था कि जिस जगह पर ये रेंटेड हाउस था ना रमेश जी का, उसके पीछे वाली गली में सार्थक की बुआ रहती थी। उस टाइम पर मकान मालिक ने रमेश जी से 2 महीने का एडवांस मांगा और इन्होंने बिना कुछ सोचे पैसे दे दिए उसे। इनको लगा कि ठीक है, पीछे मेरी बहन भी रहती है, अगर कोई दिक्कत हुआ या फिर मैं काम से बाहर जाता हूँ तो इनकी फैमिली के देख रेख के लिए वो लोग रहेंगे। यही सारे कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने रूम फाइनल किया और अपनी फैमिली को लेके दिल्ली शिफ्ट हो गए। अच्छा, इस घर का लेआउट समझना एक बार। बाउंड्री से अंदर घुसते ही सामने एक बड़ा सा खुला एरिया था जहां पर मकान मालिक ने 3-4 चारपाई लगा रखी थी और उसी खुले एरिया के साइड में जामुन और आम के बड़े बड़े पेड़ थे। उस आम के पेड़ को पार करने के बाद लेफ्ट साइड में जो क्वार्टर बना था उसमें लैंडलॉर्ड रहते थे और उसके जस्ट सामने राइट हैंड साइड में एक कमरा था जहां पर उनका बेटा आके रहता था। कभी कभी बेटा यूएस में जॉब करता था और जब भी वो दिल्ली आता तो उसी कमरे में ठहरता था, वरना वो कमरा ऐसे बंद रहता था परमानेंट। अब यहाँ जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो कॉरिडोर था बड़ा सा। उस कॉरिडोर में 2 कमरे थे। एक कमरा तो लॉक था और दूसरा कमरा रमेश जी ने अपने ले लिया था। फिलहाल उस फ्लैट के अंदर कोई भी सेपरेट किचन और वॉशरूम नहीं था। एक बड़ा सा रूम था जिसके एक साइड में इन्होंने अपना किचन सेट कर लिया। जो वॉशरूम था वो नीचे की तरफ, जहां पर लैंडलॉर्ड का घर बना हुआ था उसी के साइड में वॉशरूम था, तो इनको नीचे उतर के आना होता था वॉशरूम जाने के लिए। आई होप आपको लेआउट क्लियर हो गया होगा अभी। अच्छा, जब रमेश जी ये कमरा देख रहे थे तब उस समय इन्होंने अपनी बहन को बताया ये बात। तब उनकी बहन ने मना किया था कि हमने कुछ सुन रखा उस कमरे के बारे में, तो कोई और देख लो। पर रमेश जी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ही ये था कि एक तो सस्ते में मिल रहा है, दूसरा मेरी बहन के घर के पास में ही है, तो अगर मुझे बाहर भी जाना हुआ तो ये लोग देखभाल कर लेंगे। यही 2 फैक्टर्स की वजह से रमेश जी ने बाकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया। जब रमेश की फैमिली यहाँ कोलकाता से आई तब उस समय फरवरी का टाइम था। हल्की ठंड पड़ रही थी दिल्ली में। जो लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ थी वो लोग भी बुजुर्ग थे और उनको भी खुशी हुई कि ठीक है यार, अब कोई आके रहेगा हमारे साथ तो हमारा भी मन लगा रहेगा। वैसे ही इनका बेटा 2-3 साल में एक बार आता यूएस से। पर जो ये लैंडलॉर्ड थे ना, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपा रखी थी रमेश से और उसी का खामियाजा ये लोग आगे भुगतने वाले थे। फिलहाल इस घर में शिफ्ट होने के बाद पहले 2-3 दिनों तक जो सार्थक की मम्मी थी, इन्हें थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था। कुछ लोग ना एनर्जीज को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें एहसास हो जाता है कि यार है कुछ इधर। पर फिर उन्हें लगा कि शायद ये कोलकाता से ट्रैवल करके दिल्ली आने का और जो हाउस शिफ्टिंग का स्ट्रेस था उसकी वजह से हो रहा है। रमेश जी ने भी सिलसिले में 3-4 दिनों की छुट्टी ले रखी थी, पर फिर 5वें दिन इनका ऑफिस स्टार्ट होता है। अब उस दिन रमेश जी को किसी पेपर वर्क के कारण दिल्ली से रेवाड़ी जाना था। इन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि यार हो सकता है मुझे आने में 10-11 बज जाएंगे। ये बोल के रमेश जी घर से निकल गए ऑफिस के लिए। अब सार्थक की मम्मी सोचती है कि यार मैं क्या करूंगी अकेले यहाँ पे, या बच्चों को लेके बुआ के घर पे चली जाती हूँ। सार्थक की मम्मी, उसका छोटा भाई और सार्थक, ये तीनों सुबह सुबह पापा के ऑफिस जाने के बाद
सीधा बुआ के घर पहुंच जाते हैं। पूरे दिन बुआ के घर इन्होंने अपना हंसी मजाक किया, टाइम पास किया। फिर शाम के 7 बजते हैं। अब सार्थक की मम्मी को खाना भी बनाना था, तो ये बच्चों को लेके वापस घर में आ जाती हैं। घर आके हाथ पैर धोने के बाद सार्थक की मम्मी बैठती हैं खाना बनाने। अच्छा, जो इनका कमरा था उसके ठीक सामने वाली दीवार पे, जो कॉरिडोर की दीवार थी, उस दीवार पे एक बल्ब लगा था छोटा सा। यहाँ पर सार्थक की मम्मी ने मेन गेट खोल रखा था और दरवाजे पर पर्दा लगा था। इन्होंने गेट के पास ही गैस स्टोव सेट कर रखा था और वहाँ जो पीढ़ा होता है ना, पीढ़े पे बैठ के खाना बना रही थी। खाना बनाते हुए कोई 5-7 मिनट ही हुए थे कि तभी सार्थक की मम्मी की नज़र अपने मेन गेट पर पड़ती है। जो वहाँ पर्दा लटक रहा था ना, उस पर किसी इंसान का साया दिखा इनको। इन्होंने देखा कि कोई चल के इनके कमरे के पास से आगे गया है, और जब वो आगे जा रहा था तो उसी दौरान उसका शैडो पर्दे पर पड़ा। सार्थक की मम्मी तुरंत बाहर निकल के देखने गई कि कौन है, और जैसे ही बाहर निकली इनको लगा कि जो बाजू वाला कमरा था ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक कमरा लॉक था ऊपर में, उस कमरे के अंदर कोई घुसा है। इनको ऐसा एहसास हुआ। सार्थक की मम्मी सोचती है कि इस समय कौन आया ऊपर। ये चुपचाप चल के कमरे के पास जाती हैं और देखती हैं कि भाई कमरे में तो ताला लगा हुआ है। फिर इनको लगा कि शायद सार्थक के पापा ऊपर आए थे और मे बी उनका कुछ सामान रह गया होगा नीचे, तो ये दोबारा उसे लेने गए। ये सोच के सार्थक की मम्मी अपने कमरे में वापस आ जाती है। अब उस टाइम पर फ़ोन तो होते नहीं थे कि ये तुरंत कॉल करके सार्थक के पापा को पूछे कि कहाँ हैं आप। यहाँ पर आंटी खाना बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। 1-1.5 घंटे के बाद सार्थक के पापा रेवाड़ी से वापस आते हैं। जब ये घर के अंदर पहुँचे तब इनकी मम्मी ने बोला कि तुम तो कब का आ गए थे ऊपर, उसके बाद कहाँ गायब हो गए। तब सार्थक के पापा बोलते हैं कि क्या बात कर रही हो तुम, मैं तो अभी अभी आया हूँ रेवाड़ी से, तुम्हारे सामने ही हूँ। तब सार्थक की मम्मी ने रमेश जी को सारी बात बताई। तब रमेश जी बोलते हैं कि तुम्हारा वहम होगा, और उन्होंने बात को इग्नोर कर दिया। अब ये बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो सब लोग खाना खा के बेड पे चले जाते सोने, पर सार्थक की मम्मी को नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात इनको ऐसा लगता रहा कि कोई कॉरिडोर में वॉक कर रहा है धीरे धीरे एकदम। चलो वो रात तो जैसे तैसे पार हो गई। अगले दिन जब सार्थक के पापा ऑफिस चले गए तब इनकी मम्मी सार्थक को बोलती है कि भाई का ध्यान रखना, मैं नीचे से आती हूँ कपड़े धो के। यहाँ पर सार्थक का भाई 2 साल का था। वो कमरे में सो रहा है और सार्थक उसकी देखभाल कर रहा था। मम्मी नीचे वॉशरूम के पास कपड़े धो रही हैं, और थोड़ी देर के बाद ही कुछ हुआ जिससे सार्थक डर के चिल्लाते हुए अपने कमरे से नीचे उतर के आता है। अब जब ये नीचे उतर के आया तो इसने देखा कि सामने चारपाई पर लैंडलेडी बैठी हुई थी और मम्मी उनसे खड़े होकर बात कर रही है। सार्थक के चिल्लाने की आवाज़ सुन के मम्मी पहुंचती है उसके पास, पूछा क्या हो गया। तब सार्थक यहाँ बोलता है कि मम्मी, वहाँ ऊपर भाई के पास हाउ बैठा हुआ है। भाई साहब, ये सुन के ही मम्मी इसकी एकदम थर्रा गई। अब पुराने टाइम में गांव के अंदर ऐसा होता था ना कि जब बच्चे बदमाशी करते थे या फिर खाना नहीं खाते थे तो उनके पेरेंट्स या दादा दादी उनको डराने के लिए बोलते थे कि खा लो नहीं तो फलना आ जाएगा, खा लो नहीं तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार जब सार्थक वेस्ट बंगाल में रहता था तो कभी कभी इसकी मम्मी सार्थक को डराने के लिए बोलते कि खा लो नहीं तो हाउ आ जाएगा। यहाँ पर हाउ का कॉन्टेक्स्ट भूत से है। इसके मम्मी बोलती थी कि जो बच्चे बदमाशी करते हैं उसको हाउ पकड़ के ले जाता अपने साथ। अब यहाँ सार्थक की मम्मी डर गई थी बहुत ज़्यादा। ये दौड़ के जाती है वापस कमरे में और इन्होंने देखा कि जो इनका छोटा बेटा है ये बेड पे बैठ के चुपचाप सामने की तरफ देखते हुए हंस रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई बैठ के बच्चे से बात कर रहा था। जैसे ही मम्मी ने ये देखा वो अपने बच्चे को उठाती हैं और सार्थक को लेके वापस नीचे आ गई। इन्होंने मकान मालिक से पूछा कि आंटी कोई है क्या ऊपर, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या इस घर में। तब जो मकान मालकिन थी वो थोड़ी देर चुपचाप रहती है और फिर बोलती है कि नहीं ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है बच्चे ने कोई बिल्ली विल्ली देख लिया होगा। सार्थक की मम्मी दोबारा उस कमरे में नहीं गई, नीचे ही कपड़े वपड़े धो के सूखने को डाले और अपने बच्चों को लेके सीधा बुआ के घर पहुंच जाती है। इन्होंने सोचा कि जब पापा वापस आ जाएंगे सार्थक के तब ये उनके साथ ही घर आएगी वापस। अब ये लोग बुआ के घर पे पहुंच के सारी बात उनको बताई। तब बुआ ने बोला कि भैया को मना किया था मैंने पहले ही, उस रूम में कोई गड़बड़ तो है, मतलब ज़्यादा दिन कोई वहाँ रह नहीं पाता है, इसलिए खाली पड़ा हुआ था, तुम लोगों को सस्ता में मिल गया। शाम के 7:30 के आसपास सार्थक के पापा घर आते हैं।
जब ऊपर गए तो इन्होंने देखा कि सामने ताला लगा हुआ घर पे। तो ये दोबारा उतर के वापस अपनी बहन के घर पर गए और वहाँ से सार्थक की मम्मी और इन दोनों भाई को लेके वापस रूम पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझना, जो इनका घर था ना, इनके घर के जस्ट पीछे एक पतली सी गली थी और इनके घर के बिल्कुल आखिरी दीवार में ऊपर की तरफ एक खिड़की बनी हुई है जो उस गली की तरफ खुलती थी। और उसी खिड़की के पास दीवार से लगे हुए एक टेबल और चेयर रखा हुआ था। लैंडलॉर्ड ने यही बोला था कि जो लोग पहले रहते थे यहाँ पे उनका टेबल चेयर है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ना ध्यान रखना एकदम। और यहाँ जो सार्थक की मम्मी है, इनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। इनको लगातार ऐसा एहसास हो रहा था कि कमरे के अंदर कोई तो घूम रहा है और एक टक नज़र रखी जा रही है इन सबके ऊपर। दोपहर के टाइम खाना खा के दोनों भाई सो जाते हैं। सार्थक की मम्मी भी घर का सारा काम निपटा के 4 बजे के आसपास अपने बच्चों के बगल में सोने जाती हैं। ठंड पड़ रही थी तो इन्होंने चादर उठा के अपने ऊपर डाला हुआ था। सार्थक की मम्मी यहाँ बहुत गहरी नींद में सो रही हैं और कोई 2 घंटे के बाद ही इनको एहसास हुआ कि किसी ने ना इनका चादर धीरे से खींचा है। अब जैसी चादर के मूवमेंट बॉडी पर हुई, ये उठ के बैठ जाती है एकदम। डर तो लग ही रहा था बहुत ज़्यादा। ये गेट खोल के कॉरिडोर में झांक के देखती हैं तो कोई भी नहीं था। इनको लगा कि शायद कोई सपना देखा इन्होंने। फिलहाल अभी अंधेरा हो चुका था और सार्थक की मम्मी डिनर बनाने के लिए तैयारी करने लगी। और जब ये डिनर बनाने के लिए गेट के पास बैठी ना, तब इनको दीवार के ऊपर जो खिड़की थी उस पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। ये अपनी जगह से ऊपर उठती हैं और खिड़की की तरफ जाने लगी उसे खोलने के लिए। पर जैसे ही खिड़की के पास पहुंची, इनको याद आया कि हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, कोई चांस ही नहीं है कि पीछे गली से कोई आके खिड़की पे नॉक कर दे। ये चीज़ जैसे इनके दिमाग में आई ना, एकदम इनकी बॉडी शिवर करने लगी पूरी तरीके से। और इसी टाइम पर उस खिड़की के पास से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। उस गुर्राहट में बहुत गुस्सा था एक। सार्थक की मम्मी डर के मारे चिल्लाते हुए अपने कमरे से भाग के नीचे आती हैं। अभी उनके चिल्लाने की आवाज़ सुन के मकान मालिक भी बाहर निकल के आ गए थे। उन्होंने लैंडलॉर्ड को सारी बात बताई। तब वो लोग बोलते हैं कि एक बात बताओ, बच्चे कहाँ हैं? तब सार्थक की मम्मी ने बोला बच्चे तो ऊपर ही कमरे में। ये सब लोग दौड़ के कमरे वापस पहुंचते हैं और जब ये अंदर गए तो इन्होंने देखा कि सार्थक यहाँ बेड पे बैठा हुआ है और जोर जोर से रो रहा था। रोते रोते ये बोल रहा है कि मम्मी, हाउ आया था अभी, हमको ले जाएगा अपने साथ। अब जैसे ही लैंडलॉर्ड ने बच्चे को ये बोलते सुना ना, वो दोनों नीचे उतर के वापस आ गए। अब सार्थक की मम्मी से यहाँ चुप कर आती है और इनको गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड पे। ये अपना गुस्सा निकालने के लिए फिर से कमरे से बाहर निकलती हैं और जैसे ही वो बाहर निकल के कॉरिडोर में पहुंची, ये देखती हैं कि बाजू वाले कमरे में कोई अभी चल के अंदर गया है। ये दोनों बच्चों को लेके नीचे आती हैं लैंडलॉर्ड के कमरे पे और उनको चिल्लाने लगी जोर जोर से कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं, कोई है ऊपर, ये कमरा सही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि रोज़ रोज़ हमें कोई दिख रहा है। अब जो यहाँ मकान मालिक थे वो लोग बुजुर्ग थे, उन लोगों ने ऐसे एकदम कपकपाते हुए बोला सार्थक की मम्मी से कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, उसने बिल्ली देख लिया होगा, हमारा घर एकदम ठीक है, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम। तब सार्थक की मम्मी बोलती है कि हम अब यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रहेंगे और दोनों बच्चों को वहाँ से लेके फिर से वापस बुआ के घर पर पहुँचती हैं। जब इनके पापा वापस ऑफिस से आए घर पे तो देखा कि ताला बंद है। ये पहुँचते हैं बुआ के घर और यहाँ सार्थक की मम्मी जो रमेश जी थे उन पे चिल्लाने लगती है। बोलते कि हम लोग नहीं रह सकते उस घर में, तुम तो चले जाते हो ऑफिस, हम लोग को झेलना पड़ता है, या तो तुम कमरा चेंज करो या फिर हम लोग को वापस वेस्ट बंगाल छोड़ दो। तब सार्थक के पापा बोलते हैं कि अभी तो 7-8 दिन ही हुए हैं और इतना एडवांस में रेंट दिया हुआ है, 1 महीना तो कम से कम खत्म हो जाने दो, फिर हम 1 महीना जो एडवांस का दिया हुआ है वो लेके दूसरा कमरा देख लेंगे। अब उस रात तो जैसे जैसे रमेश जी सार्थक की मम्मी को मना के वापस घर लेके आए। पर अब जो अगले दिन होने वाला था ना भाई, इसे सुनकर आपके अंदर एक ठंडी लहर जरूर दौड़ जाएगी। अब अगले दिन संडे था, रमेश जी ऑफिस नहीं गए थे। सुबह सब लोग लेट उठते हैं और थोड़ी देर के बाद रमेश जी नीचे चले गए वॉशरूम में नहाने के लिए। सार्थक और उसका भाई बेड पे लेटे हुए हैं अभी भी। जो मम्मी है सार्थक की, ये नाश्ता बनाने के लिए अपने गैस स्टोव के पास बैठी थी। इनकी पीठ बेड की तरफ है। यहाँ पर सार्थक की मम्मी अपना नाश्ता बना रही हैं और अचानक सार्थक बेड से नीचे गिर जाता है। अब बेड से नीचे गिरते ही सार्थक जोर जोर से चिल्लाने लगा कि माँ, हाउ धक्का दे दिया मेरे को। अब इससे पहले कि मम्मी कुछ समझ पाती, सार्थक जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये उसे उठा के चुप कराने लगी और जिस टाइम पर सार्थक की मम्मी उसे चुप करा रही थी ना, इनको अपने कान के पास किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। वो औरत बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ तुम लोग, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी।
ये सुनते ही सार्थक की मम्मी ने उसे उठा के नीचे भागने लगी, और जब ये कॉरिडोर पे चल के सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तभी इनको एहसास हुआ कि किसी ने इनको पीछे से धक्का मारा है। ये सार्थक को लेके सीढ़ी पर गिरती हैं। अब इन्होंने सार्थक को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसका सर जमीन पे टकरा के थोड़ा सा कट गया था इधर से। इसके पापा भी चीख सुनते हुए ऊपर भाग के आने लगते हैं, और फिर इन्होंने देखा कि सार्थक को कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है। तो इन्होंने मम्मी को डांटा कि एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे। तब सार्थक की मम्मी ने बताने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ है, मैं खुद से नहीं गिरी। पर यहाँ रमेश जी ने अपनी बीवी की एक बात नहीं सुनी। ये लेके सार्थक को ऊपर आए, अपना पट्टी वट्टी किया, और सब लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। सार्थक की मम्मी उधर रोने लगी थी, तो अंकल भी थोड़ा सा ऐसे कंसर्न्ड हो गए कि मैंने ऐसे डांट दिया झूठ मूठ का। ये जाके उनको मनाते हैं, और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ दिन और गुजारते हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे कमरा देखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज शाम के 7 बजे इनका डिनर बुआ के घर पे था। तब सार्थक के पापा बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, खा पी के आ जाना, मेरे लिए थोड़ा सा पैक करा लेना, मुझे कुछ काम है। यहाँ पर सार्थक की मम्मी अपने दोनों बच्चों को लेके बुआ के घर पहुँचती हैं, और जो सार्थक के पापा थे इनको अपने गांव पे अपने मम्मी पापा के पास चिट्ठी लिखनी थी। ये फ़ोन तो होता नहीं था उस टाइम पे, तो ये दीवार के पास जो टेबल चेयर रखा हुआ था उस पे ही बैठ के चिट्ठी लिखने लगते हैं। अब इन्होंने चिट्ठी लिखना स्टार्ट किया, और उसके कुछ सेकंड के बाद ही जो वहाँ ऊपर खिड़की थी उस पर नॉक होता है फिर से। यहाँ पर सार्थक के पापा को लगा ना कि कोई चोर वोर है। पास में जो डंडा पड़ा हुआ था, इन्होंने डंडा उठाया और खिड़की पे मारा जोर से, और बोला कि भाग जाओ, हम लोग अभी घर पे ही हैं, अभी हल्ला करके पुलिस बुला देंगे। ऐसा करते ही वो नॉक करने की आवाज शांत हो गई। यहाँ पर सार्थक के पापा ने खिड़की को खोल के कर्टन लगा दिया था, ताकि रूम में जो लाइट जल रही है वो सामने जाती रहे, और जो भी चोर वोर है उसे पता चल जाए कि यहाँ पर घर में अंदर लोग हैं, तो जाना भी ठीक नहीं होगा। पर ये कोई चोर थोड़ी ना था दोस्त। सुनना अब क्या होता है। फिर थोड़ी देर के बाद इनको फील होता है कि यार जो आसपास की हवा है ना, उसमें एक अजीब सा भारीपन आ चुका है। इनको एहसास हुआ कि कोई तो खिड़की के पास खड़े होकर इनको लगातार घूरे जा रहा है। ये अपनी जगह से उठते हैं, खिड़की का पर्दा हटाया देखने के लिए कि कौन है, और ये देखते हैं कि वहां पर एक लड़की खड़ी है। आंख उसकी एकदम वाइट चमक रही थी, बाल थोड़ी थोड़ी फेस पे आ रही थी उसके, और चेहरा एकदम डरावना सा, और वो लड़की ना हवा में फ्लोट कर रही है, और रमेश जी की आंखों में से देखते हुए बोल रही है कि तुम लोग को यहाँ से जिंदा वापस जाना है कि नहीं, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। अब ये सब देखते ही रमेश जी की हालत एकदम खराब। ये तुरंत कमरे से बाहर निकल के उसका लॉक लगाते हैं और सीधा पहुंचते हैं बुआ जी के घर पे। सार्थक की मम्मी पूछती है कि तुम तो काम कर रहे थे और आने वाले नहीं थे, क्या हुआ? तब इसके पापा बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस अकेले मैं बोर हो रहा था इसलिए आ गया इधर। उस दिन ये लोग डिनर करके वापस घर पे आते हैं, और अगली सुबह सार्थक के पापा सीधा लैंडलॉर्ड के पास गए और बोला कि सुनिए, हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, हम लोग तुरंत घर खाली कर रहे हैं। तब सार्थक की मम्मी बोलती है कि अचानक तुमको क्या हो गया? तब उसके पापा ने बोला कि तुम ही बोली थी ना घर खाली करना है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो चलते हैं यहाँ से। के पापा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। ये सीधा लैंडलॉर्ड के पास पहुँचे और बोला कि अभी हम लोग को सिर्फ 9 दिन ही हुए यहाँ पे आए हुए, अब एक काम कीजिए, आधे महीने का पैसा काट के बाकी पैसे वापस कर दीजिए, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। पर यहाँ लैंडलॉर्ड बोलता है कि नहीं, कम से कम 1 महीने तो रहो, हम लोग दूसरा बंदा भी ढूंढना पड़ेगा ना रेंट के लिए। तब यहाँ सार्थक के पापा ने बोला कि नहीं, हम लोग 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रह सकता, आप एक काम कीजिए, आप 1 महीने का पूरा रेंट काट लीजिए, और जो हमने एडवांस जमा कर रखा है 1 महीने का और जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस कर दीजिए। फिर यहाँ पर लैंडलॉर्ड बोलते हैं रमेश जी से कि एक काम कीजिए, आप ना अपनी फैमिली को 10-15 दिनों के लिए गाँव भेज दीजिए, आपके खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, हम बना लेंगे अपने साथ, और आप हमारे साथ ही रहिए, जब थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगने लगेगा तो वापस बुला लीजिएगा। तब रमेश बोलते हैं क्या बात करें, इनका स्कूल वगैरह सब कुछ चल रहा है, ऐसे कैसे भेज दूं मैं गाँव? और यहाँ पर इनकी थोड़ी फाइट हो जाती है लैंडलॉर्ड से। उसी दिन इन्होंने अपना पूरा सामान लेके बुआ के घर पे शिफ्ट किया और वहीं से कमरा ढूंढने लगे। 3-4 दिनों के बाद उन्हें दूसरा कमरा मिल जाता है। नए कमरे में जाने के बाद इन्होंने सार्थक की मम्मी को सारी बात बताई कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने जो बुआ के हस्बैंड थे उनसे मिल के पता लगाया आसपास के कॉलोनी वालों से कि क्या कोई दिक्कत है इस घर में। तब इन्हें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड की एक 22-23 साल की बेटी थी। ऊपर जो कॉरिडोर वाला रूम था दूसरा, वो उसी लड़की का था। अब वो लड़की किसी से प्यार करती थी और वो चाहते थे कि शादी हो जाए उसकी, पर लैंडलॉर्ड जो थे वो मान नहीं रहे थे। लड़की ने बहुत ट्राई किया पर ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहे, और इसी बीच लड़की ने अपने कमरे में सुसाइड करके जान दे दी। जो लड़की के पेरेंट्स थे वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने ठीक से उस लड़की का क्रियाक्रम भी नहीं कराया। ईगो हर्ट हो रहा था इनका।
और इसी चक्कर में आज उस लड़के के स्पिरिट उस पूरे घर को हॉन्ट करती है। लोगों ने यह भी बताया कि इस घटना के कुछ महीने के बाद एक फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई थी रहने के लिए। अब उस फैमिली में जो लड़का था वो एक दिन छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते उड़ाते छत की जो रेलिंग होती है उससे नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से उसके सर में चोट लगी और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। जब हॉस्पिटल में था तब लड़के ने बोला कि मुझे ना सामने से किसी ने धक्का दिया, पर वो इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि लड़का सरवाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो जाती है। तो यार ये थी पूरी कहानी दिल्ली के इस गांधीनगर के मकान की। आज के टाइम पर सार्थक के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो ये वीडियो मैं उनको समर्पित करता हूँ। अगर आपके जानने में भी ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।